अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बानी एमक्यूएम की तकरीर पर पाबंदी खत्म होगी या नहीं होगी, इसका तो फिल वक्त नहीं कहा जा सकता, लेकिन सिंध हाई कोर्ट में निसार पंवर साहब की जानिब से अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर पर पाबंदी खत्म करने से मुतालिक दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी गई है, मुस्तरद कर दी गई है। कुछ दिन पहले हमने तफसीलात आपके सामने रखी थी, जिसमें बताया था कि जो सिंध हाई कोर्ट में ये दरखास्त ज़ेर समाअत है वो तकरीबन 5 महीने के लिए मुलतवी कर दी गई है। यानी कि जो रोस्टर ब्रांच था, रोस्टर ब्रांच की जानिब से जो है वो तकरीबन अक्टूबर तक की जो है वो ये दरखास्त मुस्तरद कर दी गई थी। लेकिन उसके बाद फिर खालिद मुमताज जो एडवोकेट है निसार पंवर साहब के, उन्होंने फौरी समाअत की दरखास्त लगाई कि इस केस को फौरी तौर पर सुना जाए, क्योंकि फौरी नौयत का ये केस है और पहले भी जो एक तवील अरसे से केस ज़ेर समाअत है, तवील अरसे से जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर पर पाबंदी है, तो लिहाजा इस केस को फौरी तौर पर सुना जाए। पहले चूंकि नोटिस हुए थे और दरखास्त काबिल समाअत होने से मुताल्लिक जो चीजें थी उस पर अदालत ने जो दलाइल तलब कर रखे थे, लेकिन आज जो है वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की अदालत में ये दरखास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर थी, लेकिन चीफ जस्टिस अहमद अली शेख साहब नहीं थे, तो जस्टिस यूसुफ अली सईद साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच अलग से बनाया गया और उसके बाद फिर वहां पर जो है ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। आज जो है वो खालिद मुमताज एडवोकेट साहब की तरफ से अदालत में दलाइल दिए गए और उन्होंने चूंकि अर्जेंसी लगाई थी कि फौरी तौर पर सुना जाए, होना ये चाहिए था कि इस दरखास्त के ऊपर नोटिस होते और उसके बाद फिर अदालत फैसला करती दीगर फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद कि दरखास्त काबिल समाअत है या नहीं है, जो भी था। लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, दरखास्त की जो मेन जो दरखास्त है, अर्जेंसी से हट के जो मेन दरखास्त है, यानी कि मेन जो केस है, उस पर ही आप दलाइल दें। उसके बाद फिर उन्होंने दलाइल सुने और दलाइल सुनने के बाद दरखास्त को खारिज कर दिया कि ये जो है वो यहाँ दरखास्त बनती नहीं है। अब उन्होंने जो खालिद मुमताज साहब ने जो दलाइल में कहा और उसके बाद अदालत के अंदर जो कुछ हुआ, वो मैं आपके सामने जो है वो जो हमने न्यूज़ जो है बनाई है, उम्मीद है कि टीवी चैनल्स पर भी ये खबर फ्लैश होगी, अब वो आपके सामने रख देता हूँ। उसमें जो दलाइल दिए गए थे उसमें जो है वो खालिद मुमताज साहब को जो मौक़िफ़ था, उनका कहना था कि दरखास्त गुजार एमक्यूएम के जो है वो वजीर रह चुके हैं, वफाकी वजीर रह चुके हैं, उसके बाद एमपीए हैं, एमएनए रह चुके हैं और उसके बाद अभी भी वो करीब तरीन अल्ताफ हुसैन के पैरोकारों में से एक समझे जाते हैं निसार पंवर साहब, तो लिहाजा इनका केस सुना जाए। तो उसके बाद अदालत ने कहा ये दरखास्त गुजारी नहीं कि निसार पंवर साहब जो है वो किस बुनियाद पर जो है उन्होंने अदालत से रजू किया है। तो उसके बाद फिर जो खालिद मुमताज साहब है उन्होंने कहा कि देखें जी, वो एक तंजीम के जो है वो नजरियाती फलसफे और उसके बाद फिर अल्ताफ हुसैन साहब के जो पैरोकार समझे जाते हैं, तो उनका ये हक है, बुनियादी हक है कि वो अल्ताफ हुसैन साहब की तकरीर या सियासी सरगर्मियों पर अगर कोई पाबंदी है तो उसको खत्म कराने के लिए वो जाती हैसियत से अदालत से रजू कर सकते हैं निसार पंवर साहब। तो उसके बाद फिर उनका ये कहना है कि एमक्यूएम के बानी के जो पैरोकार हैं यहाँ पर लाखों और की तादाद में पूरे ना सिर्फ पूरे सूबे में कराची में बल्कि जो मुल्क भर के कोने कोने में बसते हैं, तो लिहाजा उनका ये हक बनता है कि उनको मीडिया पर सुना जाए, देखा जाए और वो चाहते भी हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब की जो सियासी सरगर्मियां हैं वो देख सकें, सुन सकें और उस पर अमल दरामद कर सकें। खालिद मुमताज साहब ने ये भी कहा कि हमें बताया जा रहा है कि हमें किस जुर्म की हमें बताया नहीं जा रहा कि हमें जो है किस किस्म के जुर्म की जो है सजा दी जा रही है। बानी एमक्यूएम रियासत के मुनाफी जो लफ्ज है, यानी कि जो तकरीर की थी उस पर तो वो माफी मांग चुके हैं, जिस पर अदालत ने उनसे सवाल किया कि आप किस हुक्म के खिलाफ जो है यहाँ रिलीफ लेने के लिए आए हैं। अब मामला ये है कि निसार पंवर साहब जो है वो खालिद मुमताज साहब का ये कहना है कि देखें, हम लाहौर हाई कोर्ट या उसके बाद फिर पेमरा जो है वो इस तरह का हुक्म ताहियात पाबंदी ऐद कर ही नहीं सकता। हम उस हुक्म से हट के हम तो वैसे ही आए हैं कि यहाँ पर चूंकि उनकी जो एक तकरीर है उसके ऊपर पाबंदी है, एक गैर रस्मी सी पाबंदी है, तो लिहाजा उनको इजाजत दी जाए। तो जज साहब ने कहा नहीं, आप पहले ये बताएं कि जो हुक्मनामा है उस हुक्मनामे की तफसीलात हमारे सामने रखें। तो उस पर जो है वो चूंकि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्मनामा था और पेमरा ने वहां खुद नोटिफिकेशन जारी किया था और वो अब तब तक जो हुक्मनामा है वो यानी कि हतमी हुक्मनामा जारी नहीं किया था, ये हुक्म इम्तना जारी किया गया था और अब तक वो केस वहां पेंडिंग है, हतमी हुक्मनामा आज तक नहीं सामने आ सका। तो लाहौर हाई कोर्ट से तकरीबन कोई 8 साल के लगभग हो चुके हैं, तो उस हवाले से भी अदालत को आगाह किया गया खालिद मुमताज साहब की तरफ से। तो उसके बाद फिर उनका कहना था कि बानी एमक्यूएम की तकरीर जो सरगर्मियां है उस पर जो है वो मुकम्मल तौर पर एक ब्लैकआउट है, पाबंदी है, तो लिहाजा
उनका ये हक बनता है कि वो उनको सुना जाए, उनके जो यहाँ जो चाहने वाले हैं, जो यहाँ रहने वाले हैं, उनको जो है सुने और उसके बाद फिर उन पर वो अमल दरामद करें। तो बहर अदालत ने दरखास्त जो है वो नाकाबिल समाअत करार देते हुए जो है वो इब्तदाई मौक़िफ़ सुना और उसके बाद फिर दरखास्त को जो है वो मुस्तरद कर दिया। अब ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था या सोशल मीडिया पे जो हम देख रहे थे, जो बानी एमक्यूएम के चाहने वाले हैं, उनकी तरफ से एक इस्तदा की जा रही थी या एक अदालत से, यानी कि सूबे की सबसे बड़ी अदालत है और उनका ये कहना है कि जो सूबे के बल्कि मुल्क की तीसरी बड़ी सियासी जमात है। खालिद मुमताज़ साहब ने गुज़श्ता दिनों हमारे साथ इंटरव्यू में भी ये बात की थी कि बड़ी सियासी जमात है, तो बड़ी सियासी जमात के सरबराह के ऊपर जो इस तरह की पाबंदी जो है वो कानूनन भी इखलाकी तौर पर भी और जो इंसानी हकूक के जहाँ मामलात हैं तो वहाँ पर जो है वो ये पाबंदी मुनासिब अमल नहीं है, लिहाजा उनको हटाई जाए। और तवक्को भी ये जाहिर की जा रही थी कि उनको यहाँ सिंध की अदालत से रिलीफ मिलेगा, उनकी तरफ से जो तवक्को जाहिर की जा रही थी और सोशल मीडिया पे भी जो सरगर्मियां नजर आ रही थी उससे भी लग रहा था कि उनको रिलीफ मिलेगा, लेकिन अदालत ने उनकी दरखास्त जो है नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी है। इससे पहले जो दरखास्त दायर की गई थी उसके भी ऊपर भी अदालत ने जो है वो किसी किस्म का कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया था। अब आज हम कोशिश करेंगे कि खालिद मुमताज़ साहब का जो अगला लाहेअमल है वो उनसे भी जाने, क्या किसी और फोरम से रजू करेंगे या फिर उसके बाद कोई और जो है वो तरीका इख्तियार करेंगे, उस हवाले से भी आपको जरूर आगाह करेंगे। अच्छा, एक एमक्यूएम लंदन से वाबस्ता हैं जो कि शहरी जिनका नाम मोहम्मद अली है, उनकी उम्र 27 साल है। उनके वालिद साहब ने बताया, जिनका नाम अकबर है, नॉर्थ कराची से उनके बेटे को पुलिस ने हिरासत में लिया और उसके बाद 3 दिन तक वो इंतजार करते रहे और उसके बाद मैं चाहता हूं कि वो उनका शॉट भी सुनाऊं आपको। तो उसके बाद फिर 3 दिन तक इंतजार करते रहे। मलीर कोर्ट के पीछे जो है वो उनके बेटे को जो है वो जाली पुलिस मुकाबले के जरिए उनको जख्मी कर दिया गया और उसके बाद फिर न सिर्फ जख्मी किया गया बल्कि 17 गोलियां जो है उनके ऊपर बरसाई गई और उसके बाद फिर ये जो है उन्होंने काफी गम गुस्से का इजहार किया है, जिसमें पुलिस के ऊपर खासतौर पर। तो अब अदालत ने एक शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया कि इस मामले की शफाफ तहकीकात जो है वो कराई जाए और इस चीज़ का सुराग लगाया जाए कि बुनियादी तौर पर अगर ये मुकाबला गैर कानूनी या जाली था तो फिर इस तरह क्यों किया गया, क्योंकि उनके वालिद का कहना है कि हिरासत में लिया, घर से कुछ उनको नहीं मिला, तो उसके बाद फिर 3 दिन तक गायब रखने के बाद पुलिस ने उनके बेटे को जो है वो जख्मी कर दिया और उसके बाद फिर अब जो है वो एक जिंदगी की जो है वो एक कश्मकश में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो उन्होंने रोते हुए जो बात की, मैं चाहता हूं कि वो भी आप सुने और मजीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने जरूर रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जी बताइएगा कि आपका नाम क्या है और आपके बेटे का नाम मोहम्मद अकबर है, मेरे बेटे का नाम मोहम्मद अली है। 9 तारीख की रात को ये तकरीबन पूरी मोबाइल भर के घर पर आई है पुलिस वालों की सिविल वर्दी में, तो 1-2 सिपाही थे जिसमें वर्दी पहनी हुई थी। तो मुझसे बोलने लगे कि भाई आपका बेटा मोहम्मद अली कौन है? तो मैंने कहा मोहम्मद अली तो ये सो रहा है। तो बोले उठाओ उसको उठवाया घर में घुसते ही बोलना पिस्टल दे और पैसा कहाँ है तेरे पास, जो माल पानी था यहाँ कहाँ है तेरे पास? तो मैंने बोला भाई ये मेरा बेटा है। बोला आप एक साइड पे खड़े हो जाए। मेरे को एक साइड पे खड़ा करा। मैंने कहा मेरा बेटा है ये, इसकी बीवी है, अंदर बच्चे हैं, दूसरी बहू मेरी दूसरे कमरे में सो रही थी। तो बोलेंगे कि आप एक साइड पे खड़े हो जाए, हम इससे जो भी तहकीकात है ना हम खुद करेंगे। तो वो कमरे में गए, पूरा सामान उसका निकाला अलमारी से, मेरी बेटी जो बहू है उसका सामान सारा निकाल के लेडीज़ के तमाम जो भी चीज़ें होती हैं सब निकाल के फेंक रहे एक चीज़। मेरा भाई यहाँ पे बच्चा ये काम करता है प्रिंटिंग प्रेस का, इसके अंदर आप लोग खाना खाएँ इसको किस चक्कर में डाल रहे? बोले आप चुप हो जाएं, बस हम इंशाल्लाह देखते हैं। तो उससे बोले सामान निकाल। उसने बोला सर मेरे पास कोई सामान नहीं मिला। सर सामान होता ना, मैं इसका बाप हूँ, मैं आपको अपने हाथों से निकाल के देता, ये इस टाइप का नहीं है। तो बोलेंगे ठीक है हम दोबारा लेकर आएंगे फिर इसको। तो मैंने आप कहाँ लेके जा रहे हैं? तो बोलेंगे हम बता देंगे आपको फ़ोन करके। तो 3 दिन में इंतज़ार करता रहा। फिर उसके बाद मैंने कोर्ट से रिज्यू करा। मैंने बोला मेरा बेटा है, जान भी जा सकती है, दुश्मनी बेस पर किसी ने उठाया मेरे बेटे को। तो मैंने इस तरह करके फिर आके यहाँ पर पटिशन वगैरह लगा। अभी क्या हुआ आपके बेटे? अभी मेरे बेटे के साथ में जब उसने फ़ोन करा मुझे कि आपका बेटा जो ना वहाँ पे जेल में है, आप जाके उससे मिलने। तो जेल गए तो पता चला कि वो अस्पताल में, जिना अस्पताल गए तो उसकी टांग पे गोली मारी है, उसकी हड्डी भी फ्रैक्चर हुई है। ये इस तरह पाकिस्तान में जुल्म होगा तो कोई अपने बच्चों की किफ़ालत कैसे करेगा? ज़बान की बुनियाद पे हम लोगों को मारा जा रहा है, हम लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। ये कि उर्दू बोलना हम लोगों के लिए गुनाह, हम लोगों ने इस मुल्क को पाकिस्तान को बनाया, हमारे साथ इतना जुल्म होगा कि हमारी औलाद को उठा के मारेंगे लोग। किफ़ालत बुढ़े बाप की किफ़ालत करनी है उसको, उसकी टांग गोली मार के उसको जख्मी करके डाल दिया। ले तू अब भीख मांग। कोई तरीका होता है मुल्क में यार? कोई इंसाफ ही नहीं है। या तो
हाईकोर्ट ढूंढ रही है और ये आपका बेटा करता क्या था? प्रिंटिंग प्रेस में। किसी सियासी तंजीम के ताल्लुक? नहीं, किसी सियासी तंजीम में नहीं है कोई ताल्लुक। कितनी थी उसकी? उसकी 27 साल है। एफआईआर में क्या इल्ज़ाम डाला है उसने? FIR में उसमें मुकाबला डाल दिया 2.5 बजे का, और मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह घर में सोते में उसको लेके गए, मेरे आंखों के सामने लेके गए, बल्कि